दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि संजय अपने 12वीं की परीक्षा देने के लिए अपने दूर के रिश्ते की बुआ के घर रुका हुआ था। वहाँ बुआ ने उसे ऐसे कमरे में रुकवाया था जो वर्षों से बंद पड़ा था और बहुत ही अजीब सा था। और परीक्षा देकर वापस आने के बाद संजय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। वह बहुत उग्र स्वभाव का हो गया था और कोई भी काम में उसका मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई भी उसने छोड़ दी थी और अच्छा खासा लड़का पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच संजय की मौसी निर्मला उसके घर आई और जब उन्हें पता चला कि संजय अपने दूर के रिश्ते की बुआ यशवंती जी के घर देवपुर के गांव में रुक कर आया है, तो उन्हें माजरा समझते देर नहीं लगी और उन्होंने अपने दीदी मीना जी और जीजा प्रयाग जी से बोला कि अब संजय का ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यशवंती ने अपने घर का काला साया आपके बेटे के साथ आपके घर भेज दिया है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। यह सब बातें सुनकर प्रयाग जी और मीना जी की हालत खराब हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन निर्मला ने जो कुछ बताया उसे सुनकर सब हैरान हो गए। निर्मला ने बोला, मेरी चचेरी ननद की शादी देवपुर गांव में ही हुई है और उसने मुझे वहां यशवंती के घर का सारा किस्सा बताया है। सारा देवपुर गांव जानता है कि यशवंती के घर पर एक काला साया है जो एक कमरे में तंत्र मंत्र करके बंद किया गया है ताकि बाकी का घर सुरक्षित रह सके। और शायद संजय को यशवंती ने घर के उसी कमरे में ठहरा दिया था, जिसकी वजह से वह साया संजय के ऊपर आ चुका है। यह सब कुछ सुनकर मीना जी परेशान हो गई और निर्मला से बोला, निर्मला सारी बात ठीक ठीक से बता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। निर्मला ने बोलना शुरू किया, आप लोगों को तो पता ही होगा, यशवंती का एक देवर था जिसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। इस बारे में प्रयाग जी और मीना जी जानते थे। उन्होंने बोला, हाँ, और उसकी तो मृत्यु हो गई थी ना। निर्मला ने बोला, यही तो लंबी कहानी है। यशवंती के पति प्रमोद जी 4 भाई हैं, जिनमें से तीसरे नंबर का भाई संतोष मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा भोंदू टाइप का था। पागल तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन उसका शादी ब्याह नहीं किया गया था। जब तक माता पिता रहे उसकी सारी जिम्मेदारी उन लोगों ने उठाई। उसके बाद संतोष के पिता के गुजरने के बाद माँ संतोष के साथ थी और संतोष का पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन माँ के गुजरने के बाद संतोष प्रमोद जी और अपने बाकी के दोनों भाइयों और भाभियों के लिए बोझ बन गया था, क्योंकि उसका अपना कोई परिवार तो था नहीं और हर किसी को लगता था कि संतोष की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ऊपर से वह जमीन जायदाद बिजनेस का एक हिस्सेदार भी था। माता पिता दोनों के गुजर जाने के कुछ ही महीनों बाद संतोष ने आत्महत्या कर ली थी, उसी कमरे में फांसी लगाकर। ऐसा ही सारा गांव जानता है। उसके बाकी के भाई भाभीियों ने यही बताया था कि माँ के गुजरने के बाद संतोष खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था और गांव वाले भी यही सोचते थे कि सही बात है, जब तक माँ थी संतोष की देखभाल कर लेती थी, पर माँ के गुजरने के बाद भाई भाभी कितना ही संतोष के बारे में सोचेंगे। शायद माँ की मौत का सदमा संतोष बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसने आत्महत्या कर ली, ऊपर छत पर लगे लकड़ी के मोटे मोटे तख्तों पर रस्सी बांधकर। तुमने तो देखा ही होगा, बहुत पुराना घर बना हुआ है जहाँ छत के ऊपर लकड़ी के मोटे तख्ते लगे रहते हैं। लेकिन गांव में बहुत से लोगों का कहना था कि संतोष ने आत्महत्या अपने भाई भाभीयों से प्रताड़ित होकर की है, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद उन लोगों ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था और कोई उसे एक रोटी तक देने को तैयार नहीं था। इसलिए दुखी होकर उसने आत्महत्या की थी, ना कि माँ के जाने के गम में। उसके बाद उसकी अंतिम क्रिया कर दी गई, लेकिन उसके बाद उनके घर में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी थी। रात में डरावनी आवाज़ आती थी, एक काला साया नजर आता था। ऐसा लगता था कि संतोष की आत्मा घर में इधर उधर भटक रही है। घर में सब लोग बीमार रहने लगे थे, सब बहुत डर गए थे। उसके बाद उन लोगों ने किसी बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया था और फिर उस तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र करके संतोष की आत्मा को उस कमरे तक ही सीमित कर दिया था और उस कमरे को चारों ओर से अपने तंत्र से जकड़ दिया था और ताला लगा दिया था। साथ ही साथ तांत्रिक ने बोल दिया था कि अब इस ताले को कभी नहीं खोलना, वह आत्मा इस कमरे के अंदर ही रहेगी। मेरा तंत्र उसे बाहर नहीं आने देगा, लेकिन हाँ, इस घर में ही वह आत्मा रहेगी। यह घर उस आत्मा के साए से मुक्त नहीं हो सकता। लोग तो यह भी कहते हैं कि तांत्रिक ने यह भी बोला था कि अगर इस घर को उस आत्मा के साए से मुक्त करना है तो इस कमरे में किसी को रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति इस कमरे में कुछ दिनों तक रहेगा तो वह आत्मा इस कमरे से निकलकर उसके शरीर के साथ इस घर से निकल जाएगी और तुम्हारा घर उस आत्मा से मुक्त हो जाएगा। ऐसी बातें सुनी है मैंने। अब तो संजय की हालत देखकर
और यह जानकर कि संजय को यशवंती के घर के बंद कमरे में ठहराया गया था, मुझे तो इन बातों पर यकीन हो गया है। संजय के ऊपर यशवंती के देवर संतोष का काला साया आ चुका है, क्योंकि वह एक दुखी आत्मा है और अपने भाई भाभीयों से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की थी। उन्होंने अपने घर का काला साया संजय के ऊपर डालकर खुद को उससे मुक्त कर लिया है। बहुत गलत कर दिया उन्होंने तुम लोगों के साथ। प्रयाग जी और मीना जी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन निर्मला पूरे दावे से यह बात कह रही थी और बोल रही थी, तुम चाहो तो यशवंती के गांव देवपुर जाकर किसी से भी पता करना, यह बात 100 आने सच है। थोड़ी देर के बाद यह बातें कहकर निर्मला भी अपने घर चली गई। फिर प्रयाग जी और मीना जी ने कुछ लोगों से इस बारे में पता किया और निर्मला की कही एक एक बात सच निकली। अब तो प्रयाग जी और मीना जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई थी यशवंती को उनसे कि अपने घर का काला साया उनके बेटे के ऊपर डाल दिया, उनके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे अपने घर में नहीं ठहराना था तो ना ठहराते, इतनी बड़ी साजिश तो ना करते। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मीना जी का तो रो रो कर बुरा हाल था और वह बोल रही थी कि अब मेरा बेटा नहीं बचेगा, मेरा इतना अच्छा बेटा, हर तरह से होशियार बेटा, देखो कैसे धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। उस साये ने इसे पूरी तरह से जकड़ लिया है, अब तो इसकी जान लेकर ही मानेगा और पता नहीं उसके बाद मेरे घर में और किसके ऊपर आ जाएगा और मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर देगा। मीना जी और प्रयाग जी फिर निर्मला के पास गए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। निर्मला भी यह सब कुछ सोच रही थी और बोल रही थी, दीदी ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, इसका कुछ हल तो निकालना पड़ेगा, वरना सच में तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। देखो संजय को कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है और क्या पता यह कल को क्या करे, क्योंकि यह एक प्रेतात्मा है, कोई इंसान नहीं। मुझे तो डर भी लग रहा है, लेकिन अब कोई क्या करता, आखिर संजय उनकी औलाद थी, उसके लिए तो उन्हें सोचना ही था। निर्मला ने बोला, देखो दीदी एक बहुत बड़े तांत्रिक के बारे में मैं जानती हूँ। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर पालमपुर गांव है, वहाँ उनका आश्रम है। हमारे गांव में किसी को एक बार ऐसे ही मुसीबत का सामना करना पड़ा था, उन्होंने ही उसे ठीक किया था। तुम एक बार उनके पास जाकर देखो, क्या पता तुम्हारी भी समस्या का समाधान हो जाए। तुम संजय को लेकर उनके पास चली जाओ। लेकिन मीना जी और प्रयाग जी तो बार बार यही बोले जा रहे थे, आखिर यशवंती ने ऐसा क्यों किया, क्या दुश्मनी थी यशवंती और प्रमोद जी को हमसे कि उन्होंने हमारे बेटे की ज़िंदगी दांव पर लगा दी अपने घर का काला साया हटाने के लिए। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है। निर्मला ने बोला, दीदी जो हो गया वह हो गया, अब इस समस्या से छुटकारा कैसे पाना है यह सोचना है। आप लोग देर मत करो, संजय को लेकर गुरुजी के पास जाओ। और अगले दिन प्रयाग जी और मीना जी संजय को लेकर निर्मला के बताए गए पते पर उस तांत्रिक बाबा से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्हें अपार शांति का अनुभव हो रहा था। बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे वह, जिन्होंने तंत्र विद्या का अच्छा ज्ञान ले रखा था। संजय को देखते ही वह समझ गए कि संजय के ऊपर किसी का साया है और उन्होंने प्रयाग जी और मीना जी के कुछ बोलने से पहले ही बोल दिया कि आपके इस बेटे के ऊपर एक आत्मा ने कब्जा किया हुआ है, एक दुखी आत्मा ने, जो किसी भी कीमत पर इसका शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रयाग जी और मीना जी हैरान हो गए और बोले, गुरुजी हमें कुछ नहीं पता, आप कुछ भी करके हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। तांत्रिक बाबा ने बोला, पहले मुझे पता करने दो कि हुआ क्या है। मीना और प्रयाग जी को जितना पता था उन्होंने तांत्रिक बाबा को बता दिया और उसके आगे का गुरुजी ने संजय से पूछा, लेकिन संजय कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा था, क्योंकि उस आत्मा का साया उसके शरीर पर हावी था और वह संजय को कुछ भी बोलने नहीं दे रहा था। वह वैसे ही बहकी बहकी बातें कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास से एक लाल धागा निकालकर संजय के गले में डाल दिया। इसके बाद संजय बिल्कुल सामान्य सा हो गया, जैसा कि वह पहले था, और बिल्कुल अपने होश में आ गया, जिसे देखकर मीना जी और प्रयाग जी बहुत खुश हुए और बोले, क्या संजय ठीक हो गया? आपने तो कमाल कर दिया बाबा, हमारे बेटे को ठीक कर दिया। तांत्रिक जी ने बोला, इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं, यह एक तंत्र द्वारा सिद्ध किया गया लाल धागा है जो इस आत्मा को कुछ घंटे तक रोक सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आत्मा की नकारात्मक शक्ति इस तंत्र की शक्ति को कम करती जाएगी और फिर यह एक सामान्य धागे में बदल जाएगा और संजय के शरीर के ऊपर आत्मा दोबारा से हावी हो जाएगी। लेकिन कम से कम 1 घंटा अभी संजय सामान्य रहेगा, मुझे उससे बात करने दो। संजय अब काफ़ी डरा हुआ सा लग रहा था। तांत्रिक बाबा ने बोला, संजय बेटा डरो मत, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है साफ साफ मुझे बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊँगा। संजय ने बोला, गुरुजी मैं अपनी परीक्षा के लिए यशवंती बुआ के घर गया था,
उन्होंने अपने घर का एक बंद कमरा मेरे लिए खोल दिया और उसकी साफ़ सफाई भी मुझसे ही करवाई और वहीं मेरा बिस्तर लगा दिया। मैं जिस कमरे में रुका था, बहुत ही अजीब सी बदबू आती थी उस कमरे से, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं उसमें रुक गया था। मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और अगले दिन मेरी आखिरी परीक्षा थी। उस रात मैं पढ़ाई कर रहा था और एकाएक मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा काला साया आ गया था। कहकर संजय डरने लगा। तांत्रिक ने बोला, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बताओ क्या हुआ था? डर के मारे संजय का चेहरा पसीना पसीना हो रहा था। वह बोल रहा था, बहुत भयानक काला साया मेरे सामने खड़ा था। मेरी बोलती ही बंद हो गई थी और वह हंस रहा था। फिर वह मेरे पास आ गया और मुझसे बोलने लगा, डरो मत, अब तुम और मैं दोस्त हैं, मुझसे दोस्ती करोगे? मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह मुझसे बातें करने लगा और मैं चुपचाप बैठा था। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर वहाँ से भाग सकूं और फिर मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मेरे मुंह पर पानी के छींटे पड़े, जो कि बुआ और प्रमोद फूफा जी ने मारे थे। मुझे होश आया, मुझे हल्का बुखार भी था। मैं उस कमरे में नहीं रहना चाहता था, लेकिन बुआ ने बोला कि सब लोग इसी घर में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई सपना देखा होगा, और मुझे ज़बरदस्ती उसी कमरे में सुला दिया, जबकि मैं उस कमरे से भागना चाहता था। फिर बुआ जी और फूफा जी सब वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वह दोबारा मेरी बगल में आकर सो गया था। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उठकर वहाँ से भागने की और मेरा शरीर बिल्कुल भारी हो गया था। मैं हिल भी नहीं सकता था। और फिर उस आत्मा ने बोला, अब हम पक्के दोस्त बन गए हैं, इसलिए अब हम एक ही शरीर में रहेंगे, कहकर वह मेरे अंदर घुस गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, कहकर संजय ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सुनकर तांत्रिक और संजय के माता पिता की हालत ख़राब हो गई। इतना सब कुछ हो गया था उनके बेटे के साथ। संजय यह सब कुछ बताते बताते बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और इसी बीच उस पवित्र धागे की सारी सकारात्मक शक्ति संजय के अंदर मौजूद नकारात्मक आत्मा खींचती जा रही थी। फिर संजय के ऊपर आत्मा हावी हो चुकी थी और संजय फिर से असामान्य व्यवहार करने लगा था, बल्कि अब तांत्रिक और प्रयाग जी और मीना जी को डराने की कोशिश भी करने लगा था कि मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। सबने मिलकर मुझे मार डाला, मुझे जीने नहीं दिया, तो मैं भी किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अजीब सी आवाज़ में संजय चिल्लाने लगा था, जिसे सुनकर प्रयाग जी और मीना जी भी डर गए थे। लेकिन तांत्रिक बाबा, उनका तो यही काम था, इसलिए उन्होंने संजय के चारों ओर एक गोला बना दिया और कोई मंत्र पढ़ा, जिसकी वजह से संजय उस गोले के बाहर नहीं निकल पा रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तांत्रिक, तू कब तक अपने इस छोटे मोटे तंत्रों से मुझे रोक पाएगा? थोड़ी ही देर में इसका भी असर खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। ज़ोर ज़ोर से संजय चिल्ला रहा था। अब तांत्रिक ने संजय से बोला, देखो, तुम जो कोई भी हो। तब तक संजय ने बोला, जो कोई भी नहीं, मेरा नाम संतोष है, मुझे संतोष बोलो। तांत्रिक ने बोला, हाँ हाँ संतोष, तुम्हारी संजय और उसके परिवार से क्या दुश्मनी है जो तुम संजय और उसके परिवार के पीछे पड़ गए हो? वह लोग तो तुम्हें जानते भी नहीं थे, फिर क्यों तुम उनके पीछे पड़ गए हो? संतोष ने बोला, मुझे नहीं पता, उन लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया और 15 साल तक मेरी आत्मा को एक कमरे में बंद करके रखा। 15 साल से मेरी आत्मा तड़प रही थी। उन लोगों की वजह से मेरी आत्मा ने मुक्ति नहीं पाई, क्योंकि उन लोगों ने मुझे मार डाला। मुझे बदला लेना है, बदला। मार डाला शब्द सुनकर तांत्रिक, मीना जी और प्रयाग जी हैरान हो गए और संतोष ने बोला, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, उन लोगों ने मुझे मार दिया। मैंने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मेरा कत्ल हुआ था और मुझे अपना बदला चाहिए था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही थी। लेकिन उन लोगों ने एक तांत्रिक से मेरी आत्मा को उस कमरे में कैद करवा दिया था, जो अब संजय के साथ मुक्त हुई है। उन्हें लगता है उन्होंने मुझे उस घर से निकाल दिया, लेकिन नहीं, मैं संजय के रूप में उस घर में जाऊंगा और उन सबको ख़त्म करूंगा जिन्होंने मुझे मारा है। तांत्रिक ने बोला, तुम अपना बदला लो, ज़रूर लो, लेकिन संजय को छोड़ दो। यह बच्चा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? संतोष की आत्मा ने बोला, मुझे मेरा बदला चाहिए, हर हाल में चाहिए। तांत्रिक ने बोला, और तुम अपना बदला लेने के लिए किसी बच्चे की जान ले लोगे? फिर तुम्हारे में और तुम्हारे कातिलों में क्या फ़र्क रह जाएगा? संतोष ने बोला, मुझे वह सब कुछ नहीं पता, मैं इंसान नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ जो 15 सालों से अपने बदले के लिए तड़प रही है और अब जाकर मौका मिला है मुझे बदला लेने का। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बदले की बलि कौन कौन चढ़ेगा।
लेकिन मुझे मौत के घाट उतारने वाला तो मरेगा, मुझे मारने वाला ज़रूर मरेगा। मीना जी और प्रयाग जी यह सारी बातें सुनकर रोने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था संजय कैसे ठीक होगा, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें हौसला दिया कि वह संजय को उस आत्मा से मुक्त करवा ही देंगे। उस आत्मा को बस एक ही उद्देश्य है, उसे अपने कातिलों से बदला लेना है, और अगर उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो वह संजय को छोड़ देगा। वैसे भी वह एक तड़पती हुई आत्मा है जो अपना बदला हर हाल में लेगी। उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसी बदले को लेने के लिए वह आज तक इस धरती से मुक्त नहीं हुई है। और वैसे भी संजय इन सब में कहाँ आता है। जिसने उसके साथ गलत किया है वह जाने। मैं कुछ भी करके संजय को उससे मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मेरा यही काम है। आप लोग चिंता मत कीजिए। दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। आपको क्या लगता है, क्या संजय संतोष की आत्मा से मुक्त हो पाएगा, और क्या संतोष अपने कातिलों से बदला ले पाएगा? आखिर किसने किया था संतोष का कत्ल और क्यों? जल्दी ही पता चलेगा इसके अगले भाग में, जो कि जल्दी ही पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।